अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा हैं। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन में ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपपचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेश जीवा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती या थिकोडोंट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत होते हैं, अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत, जो वयस्कों में स्थायी दांत में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह की दंत व्यवस्था को द्विबारदंती या डाइकोडोंट कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं, कृंतक यानी इंसाइजर, रदनक यानी केनाइन, अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर और चर्वणक यानी मोलर। ऊपरी एवं निचले जबड़ों में प्रत्येक आधे भागों में दांतों की व्यवस्था ICP व क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार जो मनुष्य के लिए होता है 21-23 बाई 21-23। इनेमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल यानी पेपिला होते हैं, जिनमें कुछ प्रस्वाद कलिकाएं होती है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का एक ही पथ है। उपास्थि में घाटी डगन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसिका या इसोफेगस एक पतली नली है, लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी आमाशय ग्रसनिका अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आमाशय को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडस क्षेत्र, काय क्षेत्र और जठर निर्गमी भाग है जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, वृद्धांत्र और मलाशय में बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसे में कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीवी रहते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध निकला होता है जिसे परिसेचिका कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। वृद्धांत्र 4 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भाग और सिग्मोइड वृद्धांत्र। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वार एनस द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से आमाशय तक 4 स्तर होते हैं जैसे सीरोसा, मस्कुलरी, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सीरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथेलियम अतरंग अंगों की उपला है और कुछ संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। मस्कुलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सबम्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी होती है जो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल की लुमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलन एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाते हैं जिसे अंकुर या विलाई कहते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिनसे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका वेसल्स होती है जिसे लेक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नान के लिए म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लिबुर्गुन प्रकोष्ठिका यानी क्रिप्ट ऑफ लिबुर्गुन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें
आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण को दर्शाती हैं। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये गाल में कर्णपूर्व निचले जबड़े में अधोजम्ब या चुंबकीय तथा जीवा के नीचे स्थित अधोजीवा, ये 3 ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंची है। दूसरी ग्रंथि यकृत या लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पड के ठीक नीचे स्थित होती है और इसकी 2 पालियां होती हैं। यकृत पालियां यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह कार्य करती हैं और व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृत नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होती है। तीसरी पाचक ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। भोजन का पाचन। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा के मुख्य 2 कार्य हैं: भोजन का चवन और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिपकाने और उन्हें बोलस के रूप में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमांकुचन द्वारा ग्रसिका से आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार मुख गुहा में विद्युत अपघट्य सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से pH 6.8 से द्विशर्करा माल्टोज से अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। स्टार्च लार एमाइलेज pH 6.8 में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है, भित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नेज कारक का स्राव करती है। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर से पूरी तरह से मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा पेप्टोज पेप्टाइड में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंतरस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडोज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। आंतर म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइम को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं। पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त वसा के एमल्सीकरण में मदद करता है और इसे छोटे मिशेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंतर श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती हैं, जो श्लेष्म का स्राव करती है। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंतररस या सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे
ग्लाइकोक्सिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम pH 7.8 तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। आंत में पहुंचने वाले कायम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन आंशिक रूप से अपघटित प्रोटीन है। अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोपिप्टिडोज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा डाइपेप्टाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। पॉलीसेकेराइड या स्टार्च एमाइलेज एंजाइम के द्वारा डाइसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। वसा लाइपेज एंजाइम से डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाती है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित हो जाता है। आंतररस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होते हैं। डाइपेप्टाइड डाइपेप्टिडेज के द्वारा अमीनो एसिड में, माल्टोज माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटते हैं। लैक्टोज लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटते हैं। सुक्रोज सुक्रेज के द्वारा या इन्वर्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड के द्वारा न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा शर्करा प्लस क्षारक में टूटते हैं। डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज द्वारा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित होते हैं। ऊपर वर्णित जैव रहित अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह की निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होती है। अपचित तथा अवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य है कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण, श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जित पदार्थों कणों चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निष्कासन आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले मलाशय में रहता है। जठरांतिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों के स्राव के लिए उद्दीपन कर सकती है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव की तंत्रिका संकेतों से उद्दीपन होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियां की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिका कोशिकाओं क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। निम्न में से 1 ग्राम पर कैलोरी के आधार पर नाम दिए गए हैं। 4.1 किलो कैलोरी या 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की होती है। 5.565 किलो कैलोरी प्रोटीन की होती है। 9.45 वसा की होती है और इनके कार्य की ऊर्जा के मान 4 कार्बोहाइड्रेट के, 9 वसा के और 5 प्रोटीन के होते हैं। पचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त व लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय तो सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संदीप्त होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना साधारण प्रवणता पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस प्रक्रिया को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणिक प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन साधारण प्रवणता के विरुद्ध होता है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड और सोडियम आयन विद्युत अपघटन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लेक्टियल में चले जाते हैं और ये लसिका वाहिकाएं अत्यंत अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देती है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश तालिका 16.6 में दिया गया है जिसका वर्णित हम करने वाले हैं। मुख
कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं वे आश्रित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। आमाशय जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है। यह यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह द्वारा लसिका में अवशोषण होता है। बड़ी आंत जल, खनिज, कुछ खनिजों और औषधि का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं जहां उन्हें विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल वन बन जाता है जो तंत्रिका प्रवृत्ति या न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का बहिष्करण एक ऐच्छिक क्रिया है जो एक वृहत क्रमाकुचन गति से पूरी होती है। पाचन तंत्र के विकार या डिसऑर्डर आंत्र नलिका का शोथ जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी हो सकता है। रोग पहला पीलिया या जॉन्डिस। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से त्वचा और आंख पित्त वर्णकों जैसे बिलीरुबिन और बिलिरुबिन के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। वमन या वोमिटिंग यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका या डायरिया आंत्र बोवल की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका या डायरिया कहलाता है जिसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबंधता या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कब्ज में वृद्धांत्र में मल रुक जाता है और आंतरिक गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपचत या इंडाइजेशन इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है। पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी और व्याघ्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होते हैं। आहार में प्रोटीन एवं संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा कुपोषण दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका में, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विकसित होती हैं। सूखा, अकाल एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण पीएम से प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इप्थेरिया में भयंकर सूखे काल के कारण पीएम शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित तथा मेरेस्मस एवं क्विशोर रोग उत्पन्न है। मेरेस्मस जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्विशोरकर जो प्रोटीन की कमी से होता है परंतु मेरेस्मस प्रोटीन और ऊर्जा के दोनों के कमी से होने वाला रोग है।